बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर के प्रोग्रामिंग कोर्स जो है इसकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के सिलसिले में मैं ये आज दूसरा लेक्चर है। कल हमने लेक्चर नंबर 23, 22, 23, 24 को डिस्कस किया था। आज इंशाअल्लाह लतीफ़ हम लेक्चर नंबर 24 का जो रिमेनिंग पार्ट था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 25 और 26 लेक्चर जो है ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। एंड आई होप सो कि आने वाले दिनों में जैसे ही लेक्चर्स कुछ आसान हो जाएंगे तो 2 से ज़्यादा लेक्चर्स वो अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 24, 25 और 26 की, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें इनहेरिटेंस टाइप्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस जो है ना जी ये 3 किस्म की होती है, जी, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनहेरिटेंस जो है वो आपके पास पब्लिक है और इसको डिक्लेयर करने का जी, तरीका सिर्फ यही है। कल वाला जो लेक्चर था उसके अंदर भी जी, हमने ये देखा था कि जब हम क्लास स्टूडेंट यहाँ पे इनहेरिट करते हैं ना तो हम पब्लिक लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट करना है तो सिंपल आपने यहाँ पे इस कीवर्ड को चेंज करना है। तो अब ये जी, प्राइवेटली ये स्टूडेंट पर्सन को इनहेरिट हाँ, कर रहा है लेकिन प्राइवेटली कर रहा है। और अगर प्रोटेक्टेड करनी है तो आपने यानी डिक्लेयर करने में या असाइन करने में ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन असल है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है ना ये ज़रा मुश्किल है, उसको समझना जो है ये हमारे लिए एक टास्क है। जी, तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। ये आपने ज़हन में रखना है जी। मैंने इसको दरमियान में इसीलिए रखा है। पब्लिक जब हम इनहेरिट करते हैं चाइल्ड को और पेरेंट को तो होता ये है, ये हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तमाम पब्लिक मेथड भी एक्सेसिबल होते हैं और जितने प्रोटेक्टेड मेथड होते हैं वो भी एक्सेसिबल होते हैं। प्राइवेट डाटा मेंबर्स या जो फंक्शंस होते हैं वो तो एक्सेसिबल होते ही नहीं है ना, दोनों सूरतों में जी, एक्सेसिबल नहीं होते। अगर हम बात करें यानी आप अगर देख लें यहाँ पे पब्लिक एज अ पब्लिक हैं, प्रोटेक्टेड एज अ प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट जो है वो हिडन है, इनएक्सेसिबल है, यानी यहाँ से ये मुराद है। अगर हम चले जाते हैं प्रोटेक्टेड में तो पब्लिक एक्सेसिबल होते हैं जी, लेकिन एज अ प्रोटेक्टेड मेंबर्स। अब एज अ प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है कि वो विद इन चाइल्ड क्लास जो हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द चाइल्ड क्लास इन मेन फंक्शन आप उन्हें चाइल्ड जी, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, यानी जैसे ये है। और इसका हम इंट फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे कोई, मेरा ख्याल है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंट फंक्शन। ये हम ना जी, एक इंट फंक्शन है इसका लिख लेते हैं। ये आपका इंट फंक्शन है, 3 जगह हो गई थी। अब आप ये जो है ना ये आउटसाइड वर्ल्ड है क्लासेस के लिए, इसका क्लास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस क्लास इस फाइल में लिखा हो किसी और फाइल में लिखा हो, क्लास के लिए ये क्लास की अपनी जी, दुनिया है और दिस इज कॉल्ड आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ एक्सेसिबल है या नहीं है। ये क्या है, ये चाइल्ड क्लास है, ये हमारे पास क्या है, ये पेरेंट क्लास है, या हम इसे कह सकते हैं ये बेस क्लास है और ये ड्राइव्ड क्लास है। तो स्कोप कितने हो गए, विद इन बेस क्लास, विद इन ड्राइव क्लास और आपके पास मेन हो गए, ठीक है। मेन फंक्शन के जी, अंदर आपके पास ये स्टूडेंट जो है ये एक इनहेरिटेड हाँ क्लास जी, है। आप इस ए ऑब्जेक्ट के ज़रिए अगर तो आप पब्लिक क्लास के, ये देखेंगे पब्लिक का नंबर है मेंबर है, ऊपर आ जाएं ज़रा, ये पब्लिक के अंदर आपको मिल रहा है गेट नेम नज़र आ रहा है, ये पब्लिक में है। स्टूडेंट में तो जी, गेट नेम के नाम का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जब आप ए डॉट लिखते हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपको गेट एज, गेट नेम, गेट रोल नंबर, गेट स्टूडेंट और प्रिंट सारे अवेलेबल हैं। ये कौन से हैं, ये उसके पब्लिक मैसेज भी आगे और चाइल्ड के भी आगे, बेस वाले भी अवेलेबल हैं और चाइल्ड जी, वाले भी अवेलेबल हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी जी, प्राइवेट, ठीक है। अब हमने इसको प्राइवेट किया। अब आप ए लिखते हैं तो आपको ये गेट नेम नज़र आ रहा है, आपने गेट नेम को यहाँ पे लिखेंगे। अब जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा, चूंकि आपने प्राइवेट इनहेरिटेंस की है। प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर आप बेस क्लास के पब्लिक फंक्शन को भी एक्सेस नहीं कर सकते, वो प्राइवेट बन गया आपके लिए। समझ आ गई बात की, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट कि आप पब्लिक में और प्राइवेट में किस तरह से इसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जी कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन करें तो जी, ये डेरिवेशन है और ये हाँ, बेस क्लास है, और ये यानी ये पहली दफ़ा ड्राइव करना, ये दूसरा हायरार्की ऑफ डेरिवेशन को हमें पहले सीखना पड़ेगा कि हायरार्की हमारे पास जो है ना वो क्या है।
ठीक है, ये हमारे पास हायरार्की है। हायरार्की हमारे पास क्या है जी, इनहेरिटेंस की। इससे मुराद ये है कि आपने चाइल्ड किया इस पेरेंट को, ये पेरेंट पहले से भी इनहेरिटेड है, तो इस चाइल्ड के अंदर ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट दोनों के फीचर्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे ये जो कह रहा है ना, इसका मतलब है ये फर्स्ट चाइल्ड है, दिस इज सेकंड चाइल्ड, दिस इज आउटसाइड वर्ल्ड यानी मेन फंक्शन है। अगर हम पब्लिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो उसमें आप ड्राइव पहले फर्स्ट लेवल की जो इनहेरिटेंस है वहाँ भी एक्सेसिबल है, दूसरी में भी एक्सेसिबल है, आउटसाइड यानी मेन में भी एक्सेसिबल है। अगर हम प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो सिर्फ वो फर्स्ट चाइल्ड को एज आ प्राइवेट डाटा मेंबर एक्सेसिबल हैं, बाकी किसी जगह भी वो एक्सेसिबल नहीं है। तो जो प्रोटेक्टेड है ना, ये असल में पब्लिक और प्राइवेट का दरमियाना सा जो है ना वो रिजल्ट बन जाता है। इसमें अगर आप देखें तो यानी देखें ये तीनों में है, ये एक में है और ये कितने में है, ये दो में है। ये आपकी मर्जी है कि आप उस किस किस्म की इनहेरिटेंस आपके सिनेरियो में आपको चाहिए तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस के बाद हमारे पास इसके बेनिफिट, तीन मेजर बेनिफिट्स हैं प्राइवेट और पब्लिक इनहेरिटेंस के। नंबर वन तो हम स्पेशलाइज और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बेस क्लास को, यानी बेस क्लास को हम लोग ये देखें, बेस क्लास को हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन हो गई है, स्पेशलाइजेशन हो गई है, यहाँ भी हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो पहला एडवांटेज है हमारे पास स्पेशलाइजेशन का। दूसरा एडवांटेज ये है कि इनएक्सेसिबल हो जाती है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यानी मेन फंक्शन में आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि ये देखें यहाँ पे जब हम इनहेरिटेंस करते हैं ना तो होता क्या है कि बेस के सारे फीचर जो है ना वो नीचे अवेलेबल होते हैं, लेकिन कोई ऐसा केस है जहाँ पे हम बेस के सारे फीचर आगे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, तो फिर आपके पास कौन सी ऑप्शन है, या आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को अडॉप्ट करेंगे या आप जो है वो प्राइवेट इनहेरिटेंस को। तो इसका तीसरा एडवांटेज हमारे पास है ही ये कि ये हमें सहूलत फराहम करती है कि हम इनहेरिटेंस को लिमिटेड कर सकते हैं ताकि बेस क्लास में से कौन से फीचर ट्रांसफ़र हों या कौन से फीचर जो हैं वो ट्रांसफ़र ना हो। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया हमारे पास स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में बेसिकली ये कहते हैं कि जो ड्राइव्ड क्लास होती है ना, ये बेस क्लास के बिहेवियरली इनकम्पैटिबल हो जाती है। हालांकि होता क्या है, पब्लिक क्लास और बेस क्लास और ड्राइव क्लास तो एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। आप बेस क्लास की जगह कभी कभी आप अपनी ड्राइव क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्राइवेट और पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है तो स्पेशलाइजेशन का जो एडवांटेज है या रिस्ट्रिक्शन है, दोनों सूरतों में आप कह सकते हैं, वो आपको ये रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप इन दोनों को आपस में रिप्लेस नहीं कर सकते चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक, इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देखें ज़रा, रिस्ट्रिक्शन की और स्पेशलाइजेशन। ये पर्सन है, इसमें एज का एक है और यहाँ पे हमने एज के अंदर क्या लिखा कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 125। लेकिन जब हम बात करते हैं अडल्ट की, अडल्ट को हमने प्राइवेटली पर्सन से लिया है, इसमें भी हमने एज का जो है ना वो एक फंक्शन बनाया है सेट एज का, लेकिन यहाँ पे आप देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ये सिर्फ इसी में यूज़ हो सकता है, इधर नहीं जा सकता, और ये इसका स्पेशलाइज्ड है, ये वहाँ यूज़ हो सकता है और यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है जो है ना स्पेशलाइजेशन। दूसरी बात जो आज की हमारी है वो है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने जैसे स्टार्ट में दिया था कि जब हम विद इन द स्कोप ऑफ क्लास बात करते हैं एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शंस की, तो ये कहलाएगा ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग। लेकिन जब हम इनहेरिटेंस के अंदर बात करते हैं तो फिर ये कहलाएगी ओवरराइडिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, आप देखेंगे पेरेंट क्लास है फंक्शन वन, एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन ये अब आ गई, ये जो चाइल्ड क्लास है ये इनहेरिट होके आई है पब्लिक से। इसने क्या किया कि अपनी बेस क्लास के एक फंक्शन को यहाँ पर दोबारा से डिफाइन करना शुरू कर दिया। ये इसका दोबारा जो डिफाइन करना है ये ओवरलोड करना ही है ना, लेकिन इस केस में इनहेरिटेंस के केस में हम इसे क्या कहेंगे, ये ओवरराइडिंग है। ठीक है जी, तो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग जो है ये इनहेरिटेंस में अलाउड है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम चेंज करके तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कह सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जी आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी, और मैंने ये देखें 15-20 मिनट के अंदर जो है वो 2 से 3 लेक्चर्स की कोर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके तक डिलीवर किए हैं जी।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल होगी जी। थैंक यू वेरी मच जी। मज़ीद जो है ना वो इसके अंदर जो है ना ये शेयर हो जाएगा, ये देखिएगा ज़रा, ये देखें अब ये इस तरह लिखा हुआ था ना, अब नीचे उसने चेंज किया। तो उसने क्या किया कि जब स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट का जब उसने प्रिंट लिखा ना तो इसमें उसने प्रिंट को कॉल कर लिया। अब ये जो प्रिंट है ये पेरेंट का कॉल होगा, ठीक है। पेरेंट का प्रिंट कॉल हो गया, उसके बाद उसने अगली लाइन में स्टूडेंट मेजर लिख दिया, तो जब आउटपुट देगा तो सेम आउटपुट उसे नज़र आएगी। ये हमारे पास ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है जी। ठीक है जी, यहाँ तक बात की समझ आ गई आपको? ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसके अंदर टाइप कास्टिंग के हवाले से जी। टाइप कास्टिंग क्या है और असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये हमारे पास क्या है। हमने जब 24वें लेक्चर को ख़त्म किया था ना तो हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि अगर हम एक पेरेंट क्लास को और चाइल्ड क्लास को आपस में कॉपी करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। ये भी हमें पता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है ये कंपाइलर खुद जनरेट कर लेता है अगर किसी भी पेरेंट या ड्राइव्ड क्लास में आपने खुद से नहीं किया हुआ तो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कंपाइलर जो है वो कंस्ट्रक्टर के मामले में ऑटो जनरेट करता है, इसी तरह कंपाइलर जनरेट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास इक्वालिटी में होता है कि हम लिख देते हैं इंट एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये हमारे पास जो है ना ये असाइनमेंट हो गई। अब ये अगर y इंटीजर है तो डेफिनेटली x को असाइन हो जाएगा, लेकिन अगर y इंटीजर नहीं है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि y जो है वो x को असाइन ना हो। दोनों का सेम होना जो है ये ज़रूरी होता है, ठीक है जी। अब ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बारे में भी सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमने ये भी देखा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर उस वक्त तक तो बिल्कुल ठीक काम करता है जब तक आपकी मेमोरी एलोकेशन जो होती है ना वो डायनामिक नहीं होती। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ना होना तो शैलो कॉपी के ज़रिए जो है वो जो कंपाइलर का डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो बेहतरीन काम करता है। लेकिन अगर आप शैलो कॉपी की बजाय डीप कॉपी को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद लिखना पड़ता है, पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी। ये कॉन्सेप्ट याद है, कल ही हमने डिस्कस किया। सेम यहाँ पर है, बिल्कुल सेम है। अगर आप इन लाइनों को पढ़ोगे तो सेम यही लिखा हुआ है। इन आवर केस आवर क्लास इन्वॉल्व्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, वी हैड टू राइट असाइनमेंट ऑपरेटर कोड बाय आवरसेल्फ। बिल्कुल उसी तरह अगर आप असाइनमेंट करते हैं तो ये खुद ब खुद जनरेट करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर को। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नाम से एक आपने पीछे पढ़ा है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि आप एक ऑपरेटर से एक से ज़्यादा काम अगर लेना चाहते हैं ना, तो जिस तरह हम एक नाम के फंक्शन एक से ज़्यादा बना सकते हैं, इसी तरह एक ही ऑपरेटर को एक से ज़्यादा फंक्शंस भी असाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटर ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जो है वो डायनामिक मेमोरी को एलोकेट नहीं करते। कंपाइलर खुद ब खुद असाइनमेंट ऑपरेटर पे काम करेगा। लेकिन अगर आपकी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है देन आपको भी असाइनमेंट ऑपरेटर को भी कोड करना पड़ेगा, और यही चीज़ जो है ना वो इसके अंदर उसने दिखाई है। देखें जी, ये पर्सन एट द रेट ऑपरेटर इज इक्वल टू, ये तरीका है ऑपरेटर को ओवरलोड करने का। ऑपरेटर का लफ्ज़ लिखा जाएगा, आगे उस ऑपरेटर को लिखा जाएगा और आगे सारी उसकी लॉजिक होगी आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। समझ आ गई? अब आपने ये पर्सन यानी सेपरेटली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपकी क्लास में किसी भी जगह डायनामिकली आप मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं, आपको चाइल्ड क्लास में भी उसे डिफाइन करना पड़ेगा और आपको पेरेंट क्लास में भी उसे डिफाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर में किया है। ठीक है जी। अब अगर आपने ये किया हुआ है तो आप एस ओ बी जे वन इज इक्वल टू एस ओ बी जे टू लिखेंगे तो आपकी असाइनमेंट जो है ना वो हो जाएगी। यही काम कॉपी कंस्ट्रक्टर से भी होता है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर से भी हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर का जी। ठीक है, दो तरीकों से आप इसे कॉल कर सकते हैं, इम्प्लिसिट वे में भी और एक्सप्लिसिट वे में भी। इम्प्लिसिट वे हमारे पास क्या होता है,
जब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, यानी कंपाइलर सारा कुछ मैनेज कर लेता है, लेकिन एक्सप्लिसिट वे के अंदर आपको कास्टिंग खुद करनी पड़ती है। ये देखें, ये स्टैटिक कास्ट फंक्शन और इस तरह की लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के लिए हमें जिस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जी कास्टिंग का जी, टाइप कन्वर्जन का और कास्टिंग का जी। ठीक है, टाइप कन्वर्जन और कास्टिंग, जिस तरह लॉन्ग इंटीजर में, फ्लोट इंटीजर में हम कास्ट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह क्लासेस के अंदर भी हमें ये कन्वर्जन करनी पड़ती है। और वो कन्वर्जन और कास्टिंग भी दो तरह की है और ये भी दो तरह की, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या है, कंपाइलर खुद ब खुद कर लेता है, आपको कुछ नहीं मेंशन करना पड़ता। मैं मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ पे आपने एक लॉन्ग वेरिएबल x बनाया है, उसके बाद आपने एक इंटीजर वेरिएबल जो है ना वो y बनाया है। अब अगर आप x इक्वल y लिखेंगे तो अब आप देखें x जो है वो लॉन्ग है, y जो है वो इंटीजर है, तो इसे असाइन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपाइलर खुद ब खुद जो है y चूँकि लेस डाटा टाइप है, आप छोटी डाटा टाइप है इंटीजर जो है, ठीक है ना, कैन बी अकोमोडेटेड इन लॉन्ग, ठीक हो गया। हैंस जो है वो इम्प्लिसिट कास्टिंग करके ना, इम्प्लिसिट कास्टिंग ऑटोमेटिकली यहाँ कोई कंपाइलर कुछ नहीं देगा और ये कास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यही चीज़ें उल्ट हो जाती हैं कि इंट जो है आपके पास है और y जो है ये लॉन्ग है, आप लॉन्ग वेरिएबल को इंटीजर में करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे इस तरह इंट लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये हम खुद उसे कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का फ़र्क तो सिर्फ इतना है, कंपाइलर खुद से करेगा तो इम्प्लिसिट है, अगर हम मेंशन करते हैं तो फिर हम एक्सप्लिसिट कहेंगे। ठीक है, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसका तो सिंटैक्स ही ये है, सिंपल ब्रैकेट के अंदर आप उस डाटा टाइप को लिख दो। ठीक है, आपके पास मसलन जैसे ये करैक्टर स्टैरिक, मैंने s लिखा और इक्वल टू मैंने char करैक्टर स्टैरिक करके x कर दिया, क्या हुआ, जी करैक्टर s है और ये x का जो वेरिएबल है, हालांकि ये इंटीजर या लॉन्ग है, ये करैक्टर बनेगा इस ऑपरेटर की वजह से और s में जाके स्टोर हो जाएगा। समझ आ गई बात। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लासेस के मामले में तो फिर हमारे पास चार किस्म की कन्वर्जन आती है, स्टैटिक कास्ट है, कांस्टेंट कास्ट है, डायनेमिक है और री इंटरप्रेट कास्ट है। ठीक है जी, और ये मेजर दो किस्म की कास्टिंग इनहेरिटेंस के अंदर होती है जी। अपकास्टिंग, जब आप ड्राइव्ड क्लास से फ्रॉम ड्राइव टू बेस कास्ट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड अपकास्टिंग, और जब आप बेस से ड्राइव की तरफ कास्ट करेंगे तो ये आपकी डाउन कास्टिंग कहलाएगी। ये आपने अपने दिमाग में जी लफ्ज़ बिठा लेना है खुद ही है, ये बेस ऊपर है और ड्राइव नीचे है, और बेस ऊपर है ड्राइव नीचे है। अगर तो बेस की तरफ कास्टिंग है यानी टू बेस है तो इसका मतलब है अप है, और अगर फ्रॉम बेस है तो इसका मतलब है ये डाउन कास्टिंग। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, बेस टू ड्राइव। बाकी कास्ट करने के लिए आपने जो सिंटैक्स है वो ये एक लाइन का सिंटैक्स है, ये एक लाइन का। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हम लोग लिखेंगे ड्राइव्ड, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, इक्वल टू डायनामिक कास्ट का लफ्ज़ लिखेंगे, और इस तरह टेम्पलेट क्लास की सूरत में जो है ना हम लफ्ज़ ड्राइव्ड स्टैरिक लिख के आगे बेस लिख देंगे, तो ये क्लास जो है वो डायनामिकली कास्टिंग के ज़रिए जो है वो कास्ट हो जाएगी। ठीक है, जब आप री इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसके वक़्त आपने री इंटरप्रेट के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना है। ये कास्टिंग्स क्या हैं इसके बारे में आपके लिटरेचर में कोई नहीं लिखा हुआ, ना आपके सिलेबस का ये हिस्सा है। उन्होंने अलहदा से आपको रिकमेंडेड रीडिंग ज़रूर दी हैं कि आप कास्टिंग के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये लिंक है, तो यहाँ से आप जो है ना वो पढ़ सकते हैं जी। जी, तो आज हम बात करेंगे